हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टेप टू सक्सेस क्लासेस में। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज के वीडियो में हम लोग 18 से 22 पर 5 दिन का करंट जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। थोड़ा सा करंट जो है हमारा पीछे चल रहा है बिकॉज यूपी पीसीएस की कुछ परीक्षाओं के लिए स्पेसिफिक कंटेंट हम प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन अब जो है वो हम जल्दी से आपके करंट अफेयर्स को स्ट्रीमलाइन कर देंगे और आपको टाइमली अपडेट्स मिलते रहेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने आज के वीडियो के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, नासा और कौन सा देश मिलकर दुनिया का पहला लकड़ी जो वुड है उसका उपग्रह लॉन्च करने के लिए तैयार है? ऑप्शन है भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूनाइटेड किंगडम। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है। ये नासा, अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी जो है नासा, और जापान जो है मिलकर क्या कर रहे हैं, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह जो है वो बनाने वाले हैं और उसको लॉन्च करने वाले हैं। और ये किस लिए? जो अंतरिक्ष से जो मलबा आने वाली समस्या होने वाली, बिकॉज अंतरिक्ष में बहुत सारे सैटेलाइट जो है वो इकट्ठे हैं और वो जब एक टाइम के बाद जो है वो काम करना बंद कर देते हैं तो कई बार वो कई दूसरे सैटेलाइट से जो है टकरा जाते हैं। टकराने के बाद वो टूट जाते हैं और वो अंतरिक्ष के मलबे के रूप में फॉर्म हो जाते हैं। कई बार वो मलबा जो है वो सतह पर भी गिरता है, जो क्या है समस्या का विषय, चिंता का विषय होता है। ठीक है, तो ये जो है वो पहला लकड़ी से बना उपग्रह जिसका नाम है लिंगोसेट प्रोब, जो ये लकड़ी से बना उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च करेंगे। इसको मैग्नोलिया लकड़ी से बनाया गया है और अभी तक जो उपग्रह के जो पार्ट होते थे वो धातु के होते थे, ठीक है, मेटल के होते थे। इनको क्या है, बायोडिग्रेडेबल सामग्रियों में से बदला जा सकता है, ठीक है, ताकि इनकी जो है वो ये प्रॉब्लम खत्म हो जाए। एक्चुअल में जो उपग्रह हैं वो जब वायुमंडल में पुनः प्रवेश करते हैं, जब वो मलबा बन जाते हैं और जब वो ग्रेविटी के वजह से जो है वो पृथ्वी की तरफ आते हैं तो वो क्या करते हैं, एल्यूमिनियम के कण उत्पन्न करते हैं। और ये जो एल्यूमिनियम के कण होते हैं ये पृथ्वी की ऊपरी परत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से ये जो है वो लिंगोसेट नाम से लकड़ी का उपग्रह जो है वो लॉन्च होने वाला है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के क्षेत्र करौली में लौह अयस्क या आयरन ओर के बड़े भंडार पाए गए हैं? झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और कर्नाटक। तो सही जवाब जो है ऑप्शन बी है। ये करौली जो है वो राजस्थान में स्थित है। तो राजस्थान की करौली, और अगर और स्पेसिफिक बात करें तो करौली में हिंडन के पास खोड़ा, दादरोली, टोडुपुरा और लिलोटी में करीब 840 मिलियन टन से अधिक लौह अयस्क जो है वो पाया गया है, आयरन ओर पाया गया है। और यहाँ पर जो इनिशियल जो रिसर्च हुआ है, अन्वेषण हुआ है, वहां पर यहाँ लोहे के अयस्क मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों पाए गए हैं। ठीक है, ठीक, ये हेमेटाइट और मैग्नेटाइट दोनों पाए गए हैं। यहाँ पर जो है वो लोहे के जो भी अयस्क हैं चार, उनके हमने नाम लिखे हैं। हेमेटाइट, इसका जो फॉर्मूला है Fe2O3, और इसमें जो आयरन का परसेंटेज होता है वो 70% होता है। दूसरा अयस्क है मैग्नेटाइट, इसको बोलते हैं Fe3O4, और इसमें जो आयरन का परसेंटेज होता है वो 72.4% होता है। तीसरा है लिमोनाइट, इसका है 2Fe2O3.3H2, इसमें जल का भी अणु होता है और इसमें जो आयरन का प्रतिशत होता है वो 59.8%। जबकि चौथा है सिडेराइट FeCO3, जिसमें आयरन का जो परसेंटेज होता है वो 48.2 होता है। ये जो है वो आपकी बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं। कई बार ये परीक्षा में जो है वो स्टैटिक जीके में या फिजिक्स में ये पार्ट या केमिस्ट्री में ये पार्ट पूछ लिया जाता है कि आयरन के किस ओर में कितना आयरन जो है वो आता है। इसी तरह से कोयले का भी आप याद रखिएगा, कोयले के भी कौन से अयस्क हैं, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे आपको ये डिटेल इंक्लूड कर दी है। अगला क्वेश्चन है, 77वें ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन अवार्ड्स, इंग्लिश में बोलेंगे तो बाफ्टा फिल्म अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का खिताब जीता है? पुअर थिंग्स, एनाटॉमी ऑफ अ फॉल, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून और ओपेनहाइमर। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन डी है। ये ओपेनहाइमर मूवी है जिसके निर्देशक क्रिस्टोफर नोलन है। ठीक है, इस फिल्म को जो है वो बाफ्टा में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड, बाफ्टा अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये अवार्ड्स जो है वो 18 फरवरी को लंदन के रॉयल फेस्टिवल हॉल में घोषित किए गए, जिसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म तो हो गया ओपेनहाइमर, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है वो क्रिस्टोफर नोलन, और उनको इसी ओपेनहाइमर मूवी के लिए ये मिला हुआ है। इसके बाद सबसे प्रमुख जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं ये एमा स्टोन, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं
सिलियन मर्फी, ये सिलियन मर्फी जो है इनको ओपेनहाइमर मूवी के लिए ही मिला है। और सर्वश्रेष्ठ वृत्ति चित्र या डॉक्यूमेंट्री ये है 20 डेज इन मारियोपोल, इस डॉक्यूमेंट्री को जो है वो सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का बाफ्टा अवार्ड मिला हुआ है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 19 फरवरी को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश में किस जिले में श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई? ऑप्शन है शाहजहांपुर, बरेली, संभल और बदायूं। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन सी है। ये उत्तर प्रदेश के संभल जिले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 19 फरवरी को श्री कल्की धाम मंदिर की आधारशिला रखी गई। इन्होंने जो है इसका शिलान्यास भी किया और मंदिर का जो मॉडल है कि किस तरह से यह मंदिर बनेगा उसका भी इन्होंने अनावरण किया गया। ये कल्की की जो है वो हिंदू माइथोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। अब की माना जाता है कि जो अवतार होगा, जो विष्णु के अवतार होते हैं, तो बोला है कि अब जो नेक्स्ट अवतार होगा विष्णु का उसको कल्की बोला जाएगा, जो श्वेत घोड़े पे सवार होंगे, जिनके हाथ में तलवार होगी। तो उनके उस पर ये कल्की धाम मंदिर का जो है वो शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया हुआ है। यहाँ पर हमने आपको उत्तर प्रदेश का जो है वो मैप लगाया हुआ है, पूरा मैप नहीं है ये यूपी का। कोशिश की आपको संभल दिखाया जा सके, तो संभल आपका यहाँ पर रहा। आप यहाँ ऊपर देखेंगे ये जो है ये नेपाल वाला बॉर्डर वाला रीजन आपका आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपका बिजनौर है, अमरोहा है, यहाँ आपका बुलंदशहर है, ये आपका अलीगढ़ रहा, यहाँ पर बदायूं रहा। तो ये वाला जो एरिया है यहाँ पर संभल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 2023 का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दी जाने की घोषणा की गई है? ऑप्शन है गुलजार, रामभद्राचार्य, दामोदर मोजो और ए और बी, मतलब गुलजार और रामभद्राचार्य दोनों। तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन डी है। ये ए और बी, गुलजार और रामभद्राचार्य जी दोनों को क्या है ये अवार्ड दिए जाने की घोषणा की है ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, ये जो गुलजार जी हैं ये उर्दू के कवि हैं, जबकि रामभद्राचार्य जी जो हैं ये संस्कृत के विद्वान हैं। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल गुलजार जी के बारे में। ये 89 वर्षीय, इनका जो नाम है वो है संपूर्ण सिंह कालरा जी, जिनको जो है वो गुलजार के नाम से जाना जाता है। वर्ष 2002 में इनको उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार, वर्ष 2004 में पद्म भूषण पुरस्कार और वर्ष 2013 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा एक गीत है जय हो, जिसके इन्होंने बोल लिखे थे, जिसको 2009 में ऑस्कर और 2010 में ग्रैमी पुरस्कार मिला था। ये मूवी है स्लम डॉग मिलेनियर, उस मूवी में ये गाना है जय हो। ठीक है, आप सभी लोगों ने सुना होगा ये गाना। इसके बाद है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी। ये उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में इन्होंने तुलसी पीठ की स्थापना की है, संस्थापक हैं। और ये हिंदू आध्यात्मिक नेता, स्पिरिचुअल लीडर, शिक्षक, टीचर और 4 महाकाव्यों सहित 240 से अधिक पुस्तकों और ग्रंथों के लेखक हैं। इसके अतिरिक्त ये 22 भाषाएं बोल सकते हैं और ये रामानंद संप्रदाय के जो वर्तमान 4 सत जगत गुरु हैं, 4 जो जगत गुरु रामानंदाचार्य हैं उनमें से एक हैं और वर्ष 1982 से इस पद पर स्थित है। ठीक है, इस पद पर आसीन है, शोभित कर रहे हैं इस पद को। जैसे 4 शंकराचार्य हैं वैसे ही रामानंद संप्रदाय के 4 रामानंदाचार्य हैं। ठीक है, उनमें से एक जो है वो रामभद्राचार्य जी हैं। इनको वर्ष 2015 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त अभी हमने 58वें जो है ज्ञानपीठ की बात की, 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 के लिए दामोदर मोजो जी हैं, गोवा के लेखक हैं, उनको सम्मानित किया गया था। ठीक, बाकी आप ये डिटेल्स लिखना चाहते हैं तो आप स्क्रीनशॉट लेके अपने साथ रख सकते हैं। अदरवाइज ये टेलीग्राम का हमारा ग्रुप का नाम है, आप टेलीग्राम के ग्रुप इससे सर्च करके या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस लिंक के माध्यम से हमसे जुड़ के ये सारा जो भी हम लोग कंटेंट डिस्कस कर रहे हैं वो एज इट इज आपको हम पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड कर देंगे, आप उसके लिए हमसे जुड़ सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारतीय महिला टीम ने किस टीम को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जीती है? ये प्रतियोगिता का नाम ही है बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप। ऑप्शन है मलेशिया, चीन, थाईलैंड और सिंगापुर। तो सही जवाब ऑप्शन सी है। ये भारतीय महिला टीम ने थाईलैंड की टीम को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप 2024 जीत ली है। ये चैंपियनशिप जो है वो 13 से 18 फरवरी तक मलेशिया के शाह आलम में आयोजित की गई थी। ठीक है, जिसमें थाईलैंड को हराया हुआ है और ये इस चैंपियनशिप में भारत का
पहला स्वर्ण पदक है। ठीक है, अगर इंपॉर्टेंट नाम बात करें तो पीवी सिंधु ने सुपानीडा काठेथोंग को हराया, जबकि अनमोल खरब ने पोर्नपिचा चोई किवेंग को हराकर जो है ये जो है वो अपनी टीम को जिताया हुआ है। इसमें जो सबसे ज्यादा जो डिसाइडिंग जो मैच था वो अनमोल खरब का मैच था, जिसको जीतने के बाद ये जो है वो भारत को स्वर्ण पदक मिला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने सहयोग बढ़ाने के लिए क्वाड बिल पारित किया है? भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। तो सही जवाब ऑप्शन डी है। ये अमेरिका की जो कांग्रेस है उसने क्वाड को मजबूत करने के लिए जो है वो एक अधिनियम पारित, अमेरिकी जो प्रतिनिधि सभा है उसके द्वारा पारित किया गया है। और इस कानून का जो मुख्य उद्देश्य है, इंडो पैसिफिक रीजन में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग को तेज करना है, इंटेंसिफाई करना है, उसको स्ट्रॉन्ग करना है। थोड़ी सी डिटेल हमने आपको यहाँ पर क्वाड के बारे में दी है। क्वाड को जो बोलते हैं चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, इसको ही क्वाड के नाम से भी जाना जाता है। और ये भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है जो स्वतंत्र, खुले, समृद्ध और समावेशी इंडो पैसिफिक क्षेत्र के लिए काम करने की प्रतिबद्धता रखता है। ठीक है, अगर बात की जाए क्वाड की कि क्वाड फॉर्मेट कैसे हुआ, तो इसका जो सबसे पहली बार विचार आया था वो वर्ष 2007 में जापान के प्रधानमंत्री शिंजे अबे द्वारा रखा गया था। हालांकि उस टाइम पे ये मटेरियलाइज नहीं हो पाया, ऑस्ट्रेलिया ने इसको सपोर्ट नहीं किया, परंतु वर्ष 2017 में भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान, इन चारों देशों ने एक साथ आकर इस गठबंधन का गठन किया। ठीक है, और ये जो गठन हुआ है इसका, ये माना जाता है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन है उसमें ये चीनी प्रभुत्व को कम करने के लिए एक रणनीतिक समूह, स्ट्रेटेजिक जो है वो ग्रुप के रूप में इसको देखा जाता है। और इंडो पैसिफिक रीजन में जो है वो चाइना क्या है, काफी एग्रेसिव रहता है, तो वो है क्वाड को जो है वो हमेशा संदेह की नजरों से चीन देखता रहता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत की पहली हेलीकॉप्टर आपातकालीन चिकित्सा सेवा शुरू होगी? ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये उत्तराखंड में भारत की पहली हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस जो है वो शुरुआत की जाएगी। और उत्तराखंड में भी जो ऋषिकेश है, ऋषिकेश में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स ऋषिकेश जो है उसमें एक हेलीकॉप्टर को क्या किया जाएगा, तैनात किया जाएगा, और जो इसे 150 किलोमीटर के दायरे में कहीं भी भेजा जा सकता है। ठीक है, ऋषिकेश के 150 किलोमीटर के दायरे में अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी होती है तो वहां से जो है पेशेंट को हेलीकॉप्टर के माध्यम से जो है वो लोगों को, पेशेंट्स को अस्पताल पहुंचाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक न्याय दिवस कब मनाया जाता है? 18 फरवरी, 19 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी। तो सही जवाब जो है आपका ऑप्शन सी है। प्रतिवर्ष 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और ये जो 2024 का विश्व सामाजिक न्याय दिवस था, इसका जो थीम था, विषय था, अंतर पाटना गठबंधन बनाना। ठीक है, और इसका 2 दिन का मुख्य उद्देश्य है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को सभी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय नीतियों, पॉलिसीज का प्राथमिक लक्ष्य या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव बनाना है। ठीक है, अगला है, घरेलू निजी कंपनी द्वारा निर्मित भारत का पहला जासूसी उपग्रह स्पाई सैटेलाइट किसके द्वारा लॉन्च किया जाएगा? जाक्सा, नासा, इसरो और स्पेस एक्स। तो सही जवाब जो है ऑप्शन डी है। ये स्पेस एक्स के रॉकेट द्वारा अप्रैल में ये लॉन्च किया जाना है। भारत की निजी कंपनी है टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड, TASL, इनके द्वारा भारत में निर्मित पहला मिलिट्री ग्रेड जासूसी या स्पाई उपग्रह लॉन्च किया जाएगा। अप्रैल में इसकी लॉन्चिंग होगी और इसको लॉन्च करने के लिए अब उपग्रह को क्या किया जा रहा है, फ्लोरिडा भेजा जा रहा है। निर्माण इसका भारत में हुआ है, अब इसको फ्लोरिडा जो है वो शिप किया जा रहा है, वहां से इसकी अप्रैल में लॉन्चिंग संभावित है। जबकि इस जो सैटेलाइट का जो ग्राउंड कंट्रोल सेंटर है, यहाँ पर रॉकेट लिख दिया मैंने, जो सैटेलाइट का ग्राउंड कंट्रोल सेंटर है ये बेंगलुरु में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, और ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है बिकॉज भारत जो है वो अभी जासूसी डेटा के लिए अमेरिकी निगमों या अमेरिकी कॉर्पोरेशंस पर जो है वो कॉर्पोरेशंस पर जो है वो निर्भर है। भारत के पास अपनी सैटेलाइट्स हैं बट उनकी जो है वो अपनी लिमिटेशंस हैं और बहुत ज्यादा डेटा उनके पास नहीं होता है, जिसकी वजह से भारत को
अमेरिकी कॉरपोरेशन से ये डेटा लेना होता है। लेकिन इस सैटेलाइट के बाद जो है वो भारत इस क्षेत्र में काफी हद तक आत्मनिर्भर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के संरक्षण पर कन्वेंशन का कॉप 14 कहाँ हुआ है? पहले तो ये जंगली जानवरों की प्रवासी प्रजातियों के सर्वेक्षण पर कन्वेक्शन कन्वेंशन इंग्लिश में बोलेंगे कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। ठीक, ये कॉप 14 कहाँ संपन्न हुआ है? डबलिन, एम्स्टर्डम, समरकंद और जकार्ता। तो इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। उज्बेकिस्तान के शहर समरकंद में जो है वो ये कन्वेंशन कॉप 14 का आयोजन हुआ और ये आयोजन जो है वो 17 फरवरी 2024 को आयोजन हुआ। इसकी जो थीम थी, प्रकृति की कोई सीमा नहीं होती, या इंग्लिश में बोलेंगे तो नेचर नोज नो बॉर्डर्स, ये इसकी जो है वो थीम थी। और इसमें 14 प्रवासी प्रजातियों के लिए लिस्टिंग प्रस्तावों और वैश्विक वन्य जीवन के लिए कई अन्य प्रस्तावों को अपनाने पर सहमति बनी हुई है। कौन सी 14 प्रजातियां हैं, उनके जो है मुख्य प्रजातियां हैं, उनके नाम हमने यहाँ पर दिए हुए हैं और इसका जो फुल फॉर्म है इंग्लिश में वो भी हमने यहाँ पर आपको दिया है। इसका फुल फॉर्म जो है वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आप प्लीज इनका फुल फॉर्म जो है वो बहुत अच्छे से याद रखें, बिकॉज ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है और ये कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों की रैंकिंग हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत किस स्थान पर है? 80वें, 83वें, 85वें और 87वें। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। वर्ष 2024 के हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 85वें स्थान पर है। वर्ष 2023 से भारत जो है वो एक स्थान खिसक कर 2023 में 84वें स्थान पर था, जबकि अब एक स्थान खिसक कर 85वें स्थान पर आ गया है। जबकि शीर्ष स्थान की बात करें तो फ्रांस ने जो है वो इस इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया हुआ है। ठीक है, इसके बाद एक टेबल हमने यहाँ पे दी है जिसमें हमने टॉप 3 कंट्रीज के नाम दिए हैं, जिसमें पहला स्थान जो है वो फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन ने संयुक्त रूप से प्राप्त किया है। और ये पासपोर्ट धारी लोग जो हैं वो 194 देशों में वीजा मुक्त जो है वो ट्रेवल कर सकते हैं। दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर भारत 85वें स्थान पर, जबकि जो है अफगानिस्तान जो है वो 109वें स्थान पर आया हुआ है। और यहाँ पर क्या है, 28 देशों में इनके पास वीजा मुक्त स्कोर किया हुआ है। थोड़ी सी डिटेल हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के बारे में, इसको वर्ष 2006 में लॉन्च किया गया था और इस सूचकांक में 199 पासपोर्ट और 227 यात्रा गंतव्य शामिल हैं। ये जो पासपोर्ट इंडेक्स है ये इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन से जो एकत्र किया जाता है डेटा, आंकड़े जो एकत्र किए जाते हैं उनके बेसिस पर इनको प्रोसेस करता है। हेनले एंड पार्टनर्स जो है इसको प्रोसेस करता है। ये लंदन स्थित एक सलाहकार फर्म, एडवाइजरी जो फर्म है, ये इसको प्रोसेस करता है और इसको इंडेक्स को पब्लिश करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना ने अभ्यास वायु शक्ति 24 का आयोजन कहाँ किया है? ऑप्शन है राजस्थान, उत्तर प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन ए है। ये वायु शक्ति अभ्यास 2024 का आयोजन राजस्थान में 17 फरवरी 2024 को और राजस्थान में भी जैसलमेर के पास पोखरण के एयर टू ग्राउंड रेंज में किया गया है। ठीक है, इस अभ्यास की जो थीम है वो है लाइटनिंग स्ट्राइक फ्रॉम द स्काई, जो है इसकी थीम है। और इसमें जो भारत के काफी विमानों का जो है वो प्रदर्शन किया गया है। इसमें 120 से अधिक विमानों ने जो है इसमें भाग लिया है, मिसाइल प्रणालियों वगैरह ने भी इसमें भाग लिया है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अमीन सयानी का 91 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, वह संबंधित थी? अभिनेता, वैज्ञानिक, रेडियो होस्ट और राजनेता। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। ये अमीन सयानी जी जो है वो रेडियो होस्ट थी, ठीक है, जिनका निधन हुआ है। और ये रेडियो होस्ट जो है ये गीतमाला जो एक कार्यक्रम आता था आकाशवाणी पर, उसमें इनकी आवाज होती थी। ठीक है, और इनका 91 वर्ष की आयु में 20 फरवरी 2024 को निधन हो गया है। ये जो निधन है ये कई बार जो है वो परीक्षा में पूछे जाते हैं। इवन अभी यूपी की जो आरओ की परीक्षा हुई उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे गए और इसमें मजे की बात ये थी कि उन्होंने डेट के बेसिस पे सीक्वेंस में लगाने पर, मतलब किसकी जो है मृत्यु निधन जो है वो पहले हुआ है, किसका बाद में हुआ है, उस तरह से सीक्वेंस में लगाने के लिए
दिया हुआ था, तो इनकी डेट्स जो हैं वो इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट आपको इतना तो पता ही हो कि इनकी मृत्यु जो हुई है, निधन हुआ है, वो किस मंथ में हुआ है। ठीक है, बाकी ये जो है वो किस कार्यक्रम के लिए, गीतमाला कार्यक्रम के लिए जो है वो चर्चित है। अगला क्वेश्चन है, इंडस एक्स शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और नई दिल्ली। तो सही जवाब जो है ऑप्शन डी है, ये इंडस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में 20 से 21 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया, और इसका जो उद्देश्य है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत के बीच रणनीतिक तकनीकी गठबंधन, स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी जो कॉपरेशन है, और रक्षा उद्योग सहयोग को बढ़ावा देना है। ठीक है, ये जो है इसका आयोजन किया गया, और इसका जो आयोजन स्टार्ट हुआ है, ये सबसे पहली बार जो है वो जून 2023 में आयोजन किया गया था, फिर फरवरी में अभी इसका दूसरा आयोजन हुआ है। ठीक, अगला है, अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है? 20 फरवरी, 21 फरवरी, 22 फरवरी और 23 फरवरी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी है, प्रतिवर्ष 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है, और ये जो वर्ष है ये 1999 में यूनेस्को ने जो है वो 21 फरवरी को अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा के रूप में, दिवस के रूप में घोषित किया था। इसको यूनेस्को ने घोषित किया है। ठीक है, और ये जो दिवस है 2024 का, इसकी जो थीम रही है, विषय रहा है बहुभाषी शिक्षा, सीखने और अंतर पीढ़ीगत शिक्षा का एक स्तंभ। ठीक है, ये जो है इसका थीम रहा है। ठीक, और इसके अतिरिक्त जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है, यूएन जनरल असेंबली, इन्होंने वर्ष 2008 को अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया था। जैसे अभी जो है वो 2013 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, 2024 को, सॉरी 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया, 2024 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कैमलेट्स घोषित किया गया है। ठीक है, वैसे ही 2008 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ लैंग्वेज, अंतरराष्ट्रीय भाषा वर्ष घोषित किया गया था। ये जो है वर्ष आपके इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको आप याद रखिए, कई बार ये जो है वो मिलाने के लिए आ जाते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन आईएसए में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। ऑप्शन है घाना, फिजी, माल्टा और मलावी। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन सी है, ये माल्टा जो है वो आईएसए में शामिल होने वाला 119वां देश बन गया है। 19 फरवरी 2024 को माल्टा ने आईएसए फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं। ठीक है, ये आईएसए का जो उद्देश्य है वो है जीवाश्म ईंधन जैसे ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम करना। यहाँ पे हमने मैप के थ्रू माल्टा की पोजीशन दिखाई है। माल्टा आपका ये रहा, यहाँ पर आपका लीबिया रहा, ये आपका इजिप्ट या मिस्र है, यहाँ पर आपका टर्की है, ये आपका ब्लैक सी हो गया। ठीक है, यहाँ पर आपका अल्जीरिया हो गया, ये आपका ट्यूनीसिया, ऊपर आपका इटली। तो ये जो है वो माल्टा की पोजीशन है। ठीक, थोड़ी सी डिटेल अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में। स्थापना जो है इसकी भारत और फ्रांस के द्वारा इनको सह स्थापित किया गया था, और इन्होंने 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में जो COP 21 आयोजित हुआ था, उसी समय इसको गठबंधन का शुभारंभ इन्होंने घोषणा की थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य है, सौर ऊर्जा का कुशलता पूर्वक उपयोग करके पारंपरिक ऊर्जा के उपयोग को कम करना है। ठीक है, जो फॉसिल फ्यूल है, फॉसिल एनर्जी है, उस पर जो है निर्भरता को कम करना है। अगर सौर गठबंधन के वर्तमान महानिदेशक या डायरेक्टर जनरल की बात की जाए, तो अजय माथुर जी जो हैं वो इसके डायरेक्टर जनरल हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो भारत में जो है वो हरियाणा के गुरुग्राम में जो है इसका मुख्यालय है। अगला क्वेश्चन है, 9वें रायसीना डायलॉग में मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में भाग लिया इमैनुअल मैक्रों, क्रियाकोस मित्सोटाकिस, शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम और पेड्रो सांचेस। तो सही जवाब जो है इसका ऑप्शन बी है, ये क्रियाकोस मित्सोटाकिस जो हैं ये ग्रीस के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने मुख्य अतिथि के रूप में उद्घाटन सत्र में भाग लिया। ये आयोजन जो है वो 21 से 23 फरवरी 2024 के बीच नई दिल्ली में किया गया, और इसका जो थीम था, विषय था चतुरंगा, संघर्ष, प्रतियोगिता, सहयोग और सृजन। इस जो है इस थीम पर यह आयोजन हुआ, और जो ग्रीस है इसको हेलेनिक रिपब्लिक भी बोलते हैं। ठीक है, रिपब्लिक ऑफ हेलेनिक। ठीक, ये प्रधानमंत्री क्रियाकोस मित्सोटाकिस ने इनमें मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया है। ठीक है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान
शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर फ्रांस से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है अमित शाह, एस जयशंकर, शशि थरूर और राहुल गांधी। तो सही जवाब जो है वो ऑप्शन सी है। भारतीय राजनेता हैं शशि थरूर जी, इनको फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान शेवेलियर डे ला लीजियन ला शेवेलियर डे ला लीजियन डी ऑनर फ्रांस से सम्मानित किया गया है। ठीक है, एक्चुअल में इनको ये सम्मान जो है वो अगस्त 2022 में दिए जाने की घोषणा कर दी गई थी, लेकिन इनको औपचारिक रूप से ये सम्मान 20 फरवरी 2024 को प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, विश्व आर्थिक मंच द्वारा इनको कल के वैश्विक नेता के रूप में सम्मानित किया गया है। और एक पुस्तक है अंबेडकर आ लाइफ, ये बी आर अंबेडकर के बारे में जो है किताब है, और ये शशि थरूर जी द्वारा लिखित और वर्ष 2022 में प्रकाशित एक किताब है। ये भी एक जो है वो चर्चित किताब है। तो इस करंट अफेयर्स के वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज हमें लाइक करके कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशंस भी ऑन कर लें, ताकि आपको नए वीडियोस के बारे में टाइमली अपडेट्स मिलता रहे। बाकी आज इतना ही, नए क्वेश्चंस के साथ जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।